नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। लुटियन टीले की बेताबी का आलम अगर आपको देखना हो तो कपिल सिब्बल का वो भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने एक सेमिनार में दिया। और उस सेमिनार में उन्होंने जो कहा वो महज कपिल सिब्बल का दर्द नहीं है, वो उस टीले के उन तमाम बुजुर्गा मठाधीशों की पीड़ा है जो पिछले 8 साल से झेल रहे हैं। या मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से जो इन लोगों का, या मैं ये कहूं कि इन जैसे मठाधीशों का जो हुक्का पानी बंद हुआ, उसने किस तरह की अकुलाहट पैदा की है, उसकी बानगी कपिल सिब्बल का भाषण है। वैसे वो भाषण मैं कई रूप में देखता हूं और मैं हर उस रूप की आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि कपिल सिब्बल राजनीतिक आदमी है और वकील भी हैं। उन्होंने वहां जो कहा वो दरअसल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से कटघरे में खड़ा किया। चूंकि वो जो तमाम खबरें हैं आप सुनिए, देखिए, पढ़िए, तो उसमें वो कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई होप नहीं बची है, उनको आशा नहीं बची है। क्यों नहीं बची है भाई? तो असल में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक बयान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2018 और 19 में लेकर चलना चाहता हूं। यह वही समय था जब भारत चुनाव की तरफ बढ़ रहा था, यह संभवतः आम चुनाव का समय था, 19 की बात है। और आपको ध्यान होगा कि कपिल सिब्बल लंदन गए हुए थे और तब एक कंट्रोवर्सी फूटती है कि ईवीएम हैक हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा वो असल में न्यायपालिका पर संदेह खड़ा करना था, और उससे पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर ही संदेह खड़ा करने की कोशिश की थी। वो जो वहां पर जिस तरीके से ईवीएम हैक वाला पूरा मामला दिखाया जा रहा था, तस्वीरें आई किस तरह से पीछे वहां खड़े थे। बाद में कपिल सिब्बल ने कहा नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये तमाम, मतलब अपनी सफाई देने। लेकिन देखिए कि किस तरह से संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, और ना सिर्फ कटघरे में खड़ा करना बल्कि जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करा के एक अराजक माहौल बनाने की क्या यह कवायद नहीं है? और सिर्फ इसलिए चूंकि आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीजें नहीं चल रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए हमने ईवीएम का आपको पहले उदाहरण दिया, चूंकि यह घटना हो चुकी है। आप गूगल करिए, आपको यह खबर मिल जाएगी, और वो तस्वीर में मिल जाएगी जिसमें सिब्बल साहब पीछे खड़े दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि यह अचानक सुप्रीम कोर्ट पर इनका कुफ्र क्यों टूट गया? ये वही सिब्बल साहब हैं जिन्होंने खौफ पैदा कर दिया था और राम जन्मभूमि के मसले को सुनने से सुप्रीम कोर्ट के जज खौफजदा हो गए थे। आप देखिए, दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ जो इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में, या मैं कहूं कि सदन में, तो वो ये चर्चा आम है कि वो डराना था एक तरीके से कि राम जन्मभूमि का मसला सुनिएगा नहीं। और जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उनकी जो किताब है उस किताब में तो बाकायदे उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि ये इस तरह की खूब बातें होती थी, लेकिन जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, और कई मामलों में तो ऐसा उनके सामने भी रहा। तो ये बात वो लोग कह रहे हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट पर होप नहीं रही। ये 2018 जनवरी का महीना था, मुझे लगता है कि ये जनवरी का पहला सप्ताह रहा होगा जब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप देखिए क्या माहौल बन गया था। तो ये, और माना जाता है कि इसमें भी जो है सिब्बल साहब की बड़ी भूमिका थी। तब सुप्रीम कोर्ट से इनको होप थी, और आज होप क्यों खत्म हो गई? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के मामले में वकील जो हैं वो सिब्बल साहब हैं। यह आप गौर रखिएगा। और वहां पर जिस तरह की जिरह हो रही है, उस जिरह में
ये क्या एक प्रेशर टैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट पर को इस तरह के सवालों के घेरे में लाकर, ताकि जो आगे निर्णय हो उस निर्णय में थोड़ा ख्याल रखा जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो निर्णय हैं जिसे लेकर कपिल सिब्बल और वो पूरा लुटियन का टीला और वो तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल और वो कांग्रेस सभी लोग बड़े आहत हैं। वो एक तो मामला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें एक पक्षकारों में एक वकील ये भी थे, सिब्बल साहब भी थे, और उसे लेकर एएम खानविलकर साहब ने स्पष्ट कर दिया, जो उनकी खंडपीठ थी, वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी खंडपीठ ने कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा चल रहा है वो चलने दीजिए। जहां तक बात है कि सदन इसमें बदलाव वगैरह कर सकता है या तमाम चीजें, उसको पीठ वो देखेगी। आप देखिए कि जिस तरह से ये लोग चाहते थे कि पीएमएलए एक्ट को डाइल्यूट किया जाए ताकि ये जो करप्शन वाले मसले हैं और जो ईडी की सक्रियता है वो कम हो सके, और इसमें इनका अपना तर्क था कि दरअसल अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जैसा ये लोग चाहते थे वैसा निर्णय नहीं आ पाया। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिब्बल साहब वकील ही नहीं है, पॉलिटिशियन भी है, तो वहां फैसला इन लोगों के पक्ष में नहीं आया। दूसरा, तीस्ता सीतलवाड़। देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ तो असल चोट है, क्योंकि जब ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे, मानव संसाधन विकास मंत्री, उसी दरमियान इनकी जो सबरंग ट्रस्ट है तीस्ता सीतलवाड़ का, तो फंड वगैरह गया था, और अब वो तो कोई अभियान वगैरह था शिक्षा से जुड़ा, उसमें गया, ये सब चर्चा हुई, लेकिन उन्हीं के सहयोगी ने, मतलब तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगी ने बाकायदे फंड के हेरा फेरी का आरोप लगाया था, तो उसकी अपनी जांच चल रही है। लेकिन आप देखिए कि तीस्ता सीतलवाड़ वाले मामले में भी ये सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए, जिसे जाकिया जाफरी केस कहा जाता है, और उसमें जो पक्षकार हैं उसमें पक्षकार तीस्ता सीतलवाड़ भी थी, और वो मामला भी एएम खानविलकर की खंडपीठ में ही था, और उसको लेकर उन्होंने जिस तरह का जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर से हिल गए ये लोग। भाई ये तो ये गए थे कि एसआईटी को जो है पर सवाल खड़ा करने, अब उन्होंने कहा कि नहीं, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है ठीक है, बार बार आप लोग एसआईटी को लेकर क्यों चले आते हैं, एक सवाल ये उठा। दूसरा सवाल जो वहां सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि ये जो है ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और फैब्रिकेटेड एविडेंस के जरिए तमाम इस तरह की जो कवायद चल रही है ठीक नहीं है। इसलिए पहली तो उन्होंने वो याचिका खारिज कर दी, और उन्होंने कहा कि ये दरअसल तीस्ता सीतलवाड़ इमोशन से खेल रही है, और दूसरा उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो ये राजनीतिक सरगर्मी है इस मसले को लेकर वो बनी रहे। अब देखिए कि एक तो मामला पीएमएलए वाला हो गया, और दूसरा मामला तीस्ता सीतलवाड़ का हो गया, वो अभी जेल में है। अब इन दोनों मामलों के बाद क्या हाल हुआ होगा, सिब्बल साहब दोनों में वकील रहे, तो अब चूंकि इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, इनके जो वहां तर्क हैं वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, या मैं ये कहूं कि इनके पक्ष में फैसला नहीं आ रहा, इसलिए जुडिशरी जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है। और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इसे एक पॉलिटिकल नजरिए से ही देख रहा हूं, असल में जो एक कांग्रेस का एजेंडा है, जिस तरह से कांग्रेस संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रही है, उसी एजेंडे को कपिल सिब्बल आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके जरिए वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, ताकि जो महाराष्ट्र वाला मामला है कि असली शिवसेना किसकी, एक, और अब सबसे बड़ा मसला यही है कि असली शिवसेना किसकी, लड़ाई असल में अब जाकर इसी पर रुक गई है कि धनुष तीर मिले कैसे। क्योंकि जो कपिल सिब्बल वहां दलील दे रहे हैं, उस दलील में एक चीज तो स्पष्ट है कि वो इस स्टैंड पर आ गए हैं, या उनकी जो दलीलें हैं कि असल में सबसे पहली चीज, ठीक है 2/3 है तो जाके भाजपा में मर्ज कर जाए, सीधी बात यह है। और जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून, इस बात की अनुमति चाहिए, आप मिल जाए भाई 2/3 आप लोग थे। अब ये कहिए क्या असली है नकली है, ये जो डिबेट है,
ये इस डिबेट में जाने की बजाय असली नकली के ये इस ओर मुड़ना चाहते हैं, जो वहां कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे गुट का जो अपना पक्ष रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि राम मंदिर वाला मसला सबको याद होगा और वो भी बड़ा जजमेंट रहा। और ये कपिल सिब्बल का अपना मानना है कि अगर इसमें जजमेंट जो है वो ठाकरे गुट के पक्ष में नहीं जाकर शिंदे गुट के पक्ष में जाता है तो हर राज्य में ऐसा हो सकता है, ये उनका अपना तर्क है। और इस तर्क के जरिए वो एक अलग तरह का निर्णय की आशा में है और संभवतः उसीलिए इस तरह का एक घेरेबंदी हो रही है, क्योंकि अभी तक जो बड़े महत्वपूर्ण केस रहे जहां पर वो गए, उन महत्वपूर्ण मामलों में उस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया। तो क्या ये एक तरह से ये ना माना जाए कि सियासी दांवपेच है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।